नमस्ते साथियों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट के दो हिस्से कर दिए, एक को डोनान्स और एक को लुहांस बना दिया, जिसके बाद रशिया कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकती है और उसके बाद कुछ ही समय के बाद रशिया यूक्रेन में वार डिक्लेयर कर देती है। जिसके बाद जो रशियन आर्मी थी वो डोनान्स और लोहान से कीव की तरफ बढ़ने लगते हैं और चारों तरफ से यूक्रेन पे बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद यूक्रेन में अफरा तफरी मच जाती है और आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारे छात्र लगभग 25,000 की संख्या में यूक्रेन में MBBS पढ़ने भी जाते हैं। जिसके बाद वहाँ से उन सारे छात्रों की वीडियोज़ भी बाहर आने लगती है, जिसमें वो इंडियन गवर्नमेंट से ये अनुरोध करते हैं कि आप कृपया करके मुझे यूक्रेन से बहुत जल्द बाहर निकालें। तो व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इन यूक्रेन, क्या अभी यूक्रेन में क्या चल रहा है? सबसे पहले साथियों बता दूं कि जब ये वार डिक्लेयर होती है उसके बाद जब कीव पे अटैक किया जाता है तो लगभग हर जगह बम्बार्डमेंट के कारण यूक्रेन में पूरी अलर्ट जारी कर दी जाती है। जिसके बाद ये वार छिड़ जाती है। साथियों मैं बताऊं कि यूक्रेन पहले से प्रिपरेशन कर रहा था कि जब रसिया हम पे अटैक करेगा तो हमारे नागरिक उससे लड़ेंगे, जिसके तहत उसने लकड़ी की बनी हुई एम्यूनिशन से यानी कि गन से अपने बच्चे तक को ट्रेन किया था, जो कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे। लेकिन आखिर यह वार हो क्यों रहा है? व्हाट पुतिन वांट्स। सबसे पहले मैं साथियों बताऊं कि नाटो, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका द्वारा 1949 में बनाई गई थी, जो कि एक संगठन है जिसमें जितने भी मेंबर ऐड हैं, अगर उन मेंबर्स में भी अगर किसी एक पर भी आपने अटैक कर दिया तो वो सारे मेंबर्स एकजुट होकर उस कंट्री पे अटैक कर देते हैं। और अमेरिका ने नाटो को सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वो USSR को डिफीट करना चाहता था। लेकिन जब USSR 1991 में टूटती है तब वो 15 देशों में टूट जाती है, जिसका एक हिस्सा यूक्रेन भी है। लेकिन यूक्रेन अभी तक नाटो का सदस्य नहीं है। लेकिन ये फिर वार हुई क्यों और आखिर पुतिन चाहते क्या है? साथियों मैं बता दूं कि यूक्रेन पिछले कुछ वर्ष से नाटो में ज्वाइन होने की इच्छा जाहिर कर रहा था और अमेरिका भी यूक्रेन को नाटो में शामिल इसलिए करना चाहता था जिससे अमेरिकी सैनिक यानी कि नाटो की सैनिक जब यूक्रेन नाटो में मिल जाएगी, एलाइज हो जाएगी, तब जो नाटो की सैनिक है वो डायरेक्ट यूक्रेन के बॉर्डर पर आने लगेगी और ये रसिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट था। और इसी बात के कारण पुतिन ने यूक्रेन पे वार डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब वार डिक्लेयर होती है तो यूक्रेन को यहाँ पे अकेला ही लड़ना पड़ता है, नाटो साथ देने नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? साथियों मैं आपको बता दूं, नाटो इसलिए साथ देने नहीं आ रही है क्योंकि यूक्रेन अभी तक नाटो में मिला नहीं था। अभी तक सिर्फ उसकी बातचीत ही चल रही थी, या फिर आप बोल सकते हैं पेपर वर्क ही चल रही थी। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो चुका होता और तब यूक्रेन पर जाके रसिया अटैक करता तो नाटो संभवतः यूक्रेन को मदद करने आता। लेकिन अभी नाटो ने साफ इनकार कर दिया कि मैं यूक्रेन की मदद करने नहीं आऊँगा, यानी कि जो नाटो की फोर्सेस है वो यूक्रेन की सहायता करने के लिए नहीं जाएगी रसिया के खिलाफ। और एक बात और है, अगर नाटो अभी यूक्रेन के साथ रसिया के खिलाफ लड़ने के लिए आती है तो फिर ये पूरी तरह से वर्ल्ड वार 3 में ये युद्ध बदल जाएंगे, जो कि ना अमेरिका चाहता है, ना रसिया चाहता है और ना नाटो चाहता है। रसिया यूक्रेन पे तो कब्जा कर ही रहा है, साथ में रसिया ने फिनलैंड और स्वीडन को भी करारा जवाब दिया, यानी कि चुनौती दिया है कि अगर आप भी ये सोचते हैं कि मैं नाटो में एलाइज होता हूँ तो आपको भी मैं बर्बाद कर दूंगा। साथियों बता दूं कि स्वीडन और फिनलैंड डेवलप्ड कंट्री है और जो स्वीडन है वो रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और इसी कारण से फिर USA ने स्वीडन को यह प्रस्ताव दिया कि आप नाटो में एलाइज हो जाए, जिस पे रसिया ने काउंटर एडवाइस जारी करते हुए स्वीडन को साफ ये करारा जवाब दे दिया कि अगर आप ये सोचते भी हैं कि मैं नाटो के साथ एलाइज होऊंगा, मैं नाटो में जाके ज्वाइन होऊंगा, नाटो की मेंबरशिप लूँगा, तो मैं आपको पूरी तरह से बर्बाद होऊंगा। ये लेटेस्ट न्यूज़ सामने निकल के आई है, जो कि रसिया द्वारा स्वीडन और फिनलैंड को करारा चेतावनी दी गई है। क्या ये वर्ल्ड वार 3 की निशानी है? जी हाँ साथियों, अगर मैं USA की बात करूँ तो वो नाटो सिर्फ इसलिए ही बनाया था क्योंकि नाटो की फोर्स को धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ाते बढ़ाते रसिया के बॉर्डर के पास ले जाती और वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब वो सेट करती यूक्रेन के बॉर्डर पे। अगर मैं आपको बता दूँ जो पोलैंड और जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें से लगभग आधा से ज़्यादा नाटो से पहले ही अलायंस है। अगर मैं आपको बात करूं, पोलैंड की बात करूं, अगर लिथुआनिया की बात करूं, तो ये सब पहले से ही नाटो में ज्वाइन है और नाटो की फोर्स यहाँ पे रह रही है। अगर ये इस युद्ध के दौरान लिथुआनिया ने भी अपने पूरे कंट्री में इमरजेंसी जारी कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि यूक्रेन पे इन्वेड करने के बाद, यूक्रेन पे पूरा कब्जा करने के बाद रसिया हो सकता है कि मुझे अटैक कर दे। ऐसा लिथुआनिया को इसलिए लगा क्योंकि रसिया यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया सिर्फ इतना कहने पर कि वो नाटो में ज्वाइन होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो लिथुआनिया जो USSR का पार्ट हुआ करता था वो आज नाटो में ज्वाइन है। तो आप सोचिए कि जब यूक्रेन को इतना बर्बाद कर सकता है तो लिथुआनिया को क्या करेगा। लेकिन इसके काउंटर जवाब में जो बाइडेन ने ये कहा कि अगर वो लिथुआनिया पर अटैक करता है
तो नाटो वहाँ पे जरूर जाएगी लिथुआनिया को बचाने के लिए और वो काउंटर अटैक रसिया पे जरूर करेगी। और अगर रसिया लिथुआनिया पर अटैक करती है तो फिर अगर नाटो यहाँ पे आती है तो फिर ये वर्ल्ड वार में बदल जाएगी, जहाँ पे एक तरफ फिर रसिया रहेगा और एक तरफ नाटो रहेगी और ये उसके बाद इंडिया को भी इसमें किसी एक के साथ जाना होगा। और साथियों बता दूं, इधर रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है कि उधर चाइना ने इसका फायदा उठा के अपने 9 लड़ाकू विमान को ताइवान के ऊपर से उड़ाया है। साथियों बता दूं कि चाइना ताइवान पे कब्जा करना चाहता है और चाइना के लिए इससे अच्छा सुनहरा मौका भविष्य में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी पूरी दुनिया की नज़र रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट पे है और यहाँ पे चाइना पूरी कोशिश करेगा कि मैं ताइवान को इन्वेड कर लूँ। तो ये जियोपॉलिटिक्स में रसिया और यूक्रेन के बाद सबसे बड़ी अगर मुद्दे की उठने की अगर भविष्यवाणी की जा सकती है तो वो है चाइना और ताइवान का मुद्दा। चाइना भविष्य में जाके या वो बोल सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के होने के बाद ही ताइवान पर अटैक कर सकता है। और इस चाइना के इन्वेड प्लान में रसिया चाइना का जरूर साथ देगा, क्योंकि अभी यूएनएससी की मीटिंग में जब पूरी दुनिया यूएसए की तरफ वोट दे रही थी तब चाइना ने यहाँ पे न्यूट्रल रहा और वो किसी की तरफ वोट नहीं दिया। और अभी यूएसए की तरफ वोट ना देने का साफ मतलब है कि रसिया को वोट देना, यानी कि रसिया के पक्ष में खड़ा होना। और इस चीज़ में चाइना सबसे आगे है रसिया को सपोर्ट करने में। अगर मैं इंडिया की बात करूँ यूएनएससी मीटिंग में, तो इंडिया ने भी यहाँ पे न्यूट्रल रही, ना ही वो यूएसए की तरफ वोट की और ना ही रसिया की तरफ वोट की, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली भारत रसिया का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए भारत रसिया का सपोर्ट कर रहा है कि भारत की जो 80% जो डिफेंस की जितने भी वेपन्स है वो रसिया से आते हैं और रसिया कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सपोर्टिव कंट्री हमेशा रहा है कंपेरिजन टू यूएसए। अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए सबसे बड़ा भगोड़ा है इस दुनिया का। आपको पता होगा कि जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में आती है तो अफगानिस्तान से यूएसएसआर को भगाने के लिए रसिया यहाँ पे तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देती है। और जब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब यूएसएसआर को भगाने में सफल हो जाती है, उसके बाद इसके डर से जब यहाँ पे तालिबान सरकार बनती है तब यूएसए अफगानिस्तान को मरने की हालत में छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। और आज बिल्कुल आपको यूक्रेन में भी वही देखने को मिला। यूक्रेन को चढ़ा चढ़ा के यूएसए ने रसिया के खिलाफ कर दिया और रसिया से आज युद्ध में उसे झोंक दिया और आज वो खुद भाग गया। सबसे पहले अगर किसी देश ने एम्बेसी को अगर यूक्रेन से हटाया तो वो है अमेरिका। और बाइडेन साहब आज अमेरिका में बैठ के सिर्फ सैंक्शन कर रहे हैं, जबकि सैंक्शन से कोई भी रसिया को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रसिया इसकी व्यवस्था पहले से ही कर चुका है। तो ये सारी अपडेट थी रसिया और यूक्रेन के वार के कॉन्फ्लिक्ट को लेके। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।